तो भारत का जब संविधान बना तो भारत में कौन कौन सी चीजें होंगी, इस पर विचार किया गया। अब भारत का जो संविधान है वो किसी एक आदमी ने तो बनाया नहीं है, बहुत सारे लोगों ने भारत का संविधान मिलकर के बनाया है। और देश विदेश में जाकर के लोगों ने जो वहां के संविधान की अच्छी अच्छी बातें थी उनको एक्सेप्ट किया। अब जैसे मान लो कोई किताब हम खरीदते हैं तो उसमें कई प्रकार का जो है चैप्टर होते हैं, कई प्रकार के पार्ट होते हैं, तो सीरीज वाइज लिखे होते हैं कि भैया ये चैप्टर इस भाग में है। वैसे ही संविधान में कई अनुसूचियां और कई भागों में संविधान को बांटा गया है। पहले हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थी, अब 12 है। और हमारे संविधान में कितने 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22। उन्हीं 22 भागों में जो तीसरा भाग है वो मौलिक अधिकार का भाग है। मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। किसको प्रदान किए जाते हैं? नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। वही भाग 4 में राज्य के निर्देशक तत्व होते हैं जो राज्य को प्रदान किए जाते हैं। किसको प्रदान किए जाते हैं? राज्य को प्रदान किए जाते हैं। लेकिन मौलिक अधिकार किसको प्रदान किए जाते हैं? नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में है। किसमें? भाग 3 में। किसी भी राज्य में यदि हमें लोकतंत्र कायम करना है तो नागरिकों को कुछ अधिकार देना पड़ेगा। भाई पहले क्या था? पहले हमारे यहाँ राजतंत्र था तो लोगों को, सभी लोगों को एक जैसे अधिकार नहीं होते थे। जैसे अभी पहले क्या था? जातिवाद, ऊंच नीच की भावना थी। एक निम्न वर्ग होता था, एक उच्च वर्ग होता था। इसको खत्म करना है। जब संविधान लागू हुआ तो संविधान निर्माताओं ने सोचा कि बहुत सारी चीजें जो है वो हमें खत्म कर देनी चाहिए और अलग अलग रूप से जो भारत के नागरिक हैं उन्हें हमें अधिकार देने चाहिए। ये जो मौलिक अधिकार होते हैं ये राज्य की भी शक्तियों को कम करने का काम करते हैं। यानी ये नागरिक की शक्ति को तो बढ़ाते हैं लेकिन राज्य की शक्ति को कम कर देते हैं। हमारे मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण करता है वो सर्वोच्च न्यायालय करता है। हालांकि हम अपने मौलिक अधिकारों के हनन में किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं, परंतु अगर हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो पा रही तो फिर हम सर्वोच्च न्यायालय में भी इसके लिए जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं? संविधान के भाग 12 से अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद नंबर 12 में राज्य शब्द को बताया गया है कि राज्य क्या होता है। हमने तुम्हें पहले बताया था कि राज्य के 4 अंग होते हैं। राज्य शब्द को वर्णन किया गया है अनुच्छेद नंबर 12 में। और अनुच्छेद नंबर 13 में क्या वर्णन किया गया है बताइए? विधि की व्याख्या की गई है अनुच्छेद नंबर 13 में कि विधि क्या होगी। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक प्रवर्तन का अधिकार भी अनुच्छेद नंबर 13 में है। न्यायिक इतिहास में अब तक सबसे बड़ी खंडपीठ केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जिसमें न्यायाधीशों की संख्या 13 थी। मुख्य न्यायाधीश S.M. सिंकरी। दूसरी सबसे बड़ी पीठ गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, जिसमें न्यायाधीशों की संख्या 11 थी। हम लोग बात करने जा रहे हैं मौलिक अधिकारों की। भाग 12 और भाग 13 के बारे में आपने सुन लिया। अब हम भाग 14 की बात करते हैं।
सॉरी अनुच्छेद 14 किसकी? अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 के बारे में आपने जान लिया। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 14 की। किसकी? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समझ समता। देखो समता या समानता के अधिकार में हमारे 14, 15, 16, 17, 18 ये समता और समानता के अधिकार में आते हैं। अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर 18 तक समता या समानता का अधिकार बताते हैं। अब ये समता या समानता क्या होती है? यानी संविधान की नजर में, कानून की दृष्टि में सभी लोग कैसे होंगे बताइए? समान होंगे। समानता के अधिकार से मतलब ये होता है कि भारत की भूमि पर निवास करने वाले सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर प्राप्त होंगे। देश में व्यापक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने के उद्देश्य से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत व्यवस्था की गई है। सबसे पहले आता है आर्टिकल नंबर 14। कौन सा आर्टिकल आता है? 14। आर्टिकल नंबर 14 में लिखा है विधि के समझ समता। विधि के समझ समता, विधि के समझ समता, ये जो लिया गया है शब्द, विधि के समझ समता जो शब्द है वो लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल नंबर 14 में ही है विधि का संरक्षण। विधि का संरक्षण। आइए इन दोनों शब्दों को समझने का करते हैं प्रयास कि विधि का संरक्षण और विधि का प्रति समता, विधि के समझ समता क्या होती है। तो देखो बालक, कानून की दृष्टि में सभी लोग समान हैं। चाहे हम कोई अपराध करें या आप करें या कोई बहुत बड़ा आदमी करे, कानून की दृष्टि में सिर्फ वो एक भारत का नागरिक है और उन सभी के प्रति, उन सभी के लिए एक जैसा ही व्यवहार करेगी सरकार या राज्य, वैसे ही व्यवहार करेगा। लेकिन बालक अब हम बात करते हैं विधि के संरक्षण की। तो जैसे मान के चलो कि तुम एक ट्रेन में यात्रा कर रहे, ठीक है, और ट्रेन में होती है बड़ी भीड़, समझ गए बात? तुम तो दौड़ के जैसी इंटरसिटी आई, सिटी आई और तुम लपक के एकदम पहुंच गए और तुमने 2-4 के धक्का मारो भीतर, है कि नहीं? लेकिन वहीं पर एक विकलांग आदमी है, जाकी 1.5 टांग है, ठीक है, तो जैसी वो गेट पहुंचो, तुम जैसे पहुंचे उन्हें 2 धक्का भी बेचारा गिर पड़ो। बात समझ में आ रही? तो ऐसे लोग जो विधि का पालन करने में ही असमर्थ है, या महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए, मैं जो तुम लोग सब जा रहे हैं तो उधर से एक महिला भी ट्रेन में चढ़ना चाहती है, तो जैसे ही वो आई वो दबकी पड़ गई। बात समझ में आई? तो ऐसे लोग, इसीलिए ट्रेनों में क्या है, लेडीज का डब्बा अलग कर देते हैं, विकलांग का डब्बा अलग कर देते हैं। अब तुम कहोगे अच्छा ज्यादा स्पेस है, इनके अलग का है। तो बालक, जो लोग विधि का संरक्षण करने में असमर्थ होते हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था सरकार कर सकती है, जिससे विधि का संरक्षण बना रहे। क्या बना रहे? विधि के समझ समता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से किया गया है या लिया गया है, और विधि का संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया बताइए? अमेरिका के संविधान से विधि का संरक्षण लिया गया है। कहां से लिया गया बताओ? अमेरिका के संविधान से। ठीक है। विधि के समझ समता का तात्पर्य यह होता है कि किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, अर्थात कानून की दृष्टि में सभी समान हैं। विधि के समझ समता ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। विधि का शासन भी इसी को कहा जाता है। विधि के शासन का अर्थ है कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है। विधि के समझ क्षमता से संबंधित कुछ चीजें आपको ऐसी मिलेगी जब आपको लगेगा कि यहाँ पर विधि का उल्लंघन हो रहा है। राष्ट्रपति, राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए अपनी पद की शक्तियों का प्रयोग करते हैं और उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा दायर नहीं करते हैं या नहीं कर सकते हैं।
राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उनकी पदावधि के समय न्यायालय में किसी प्रकार की दंडित माने फौजदारी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। यहाँ पर तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पर विधि का क्या हो रहा, उल्लंघन हो रहा है। राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा व्यक्तिगत रूप से किए गए कार्य दीवानी के विरुद्ध न्यायालय में कार्रवाई के लिए 2 माह पहले सूचना देनी होगी आर्टिकल नंबर 361 के माध्यम से। तो यहाँ पर भी आपको लग रहा होगा कि भैया यहाँ तो क्या है, यहाँ तो विधि का उल्लंघन हो रहा है, यहाँ पर तो विधि की समझ क्षमता है ही नहीं, क्योंकि हम करें तो हमें तो तुरंत कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति करता है तो अगर दीवानी का मामला है तो 2 महीने पहले सूचना दो तब कार्रवाई होगी, और फौजदारी की तो कोई कार्रवाई होगी ही नहीं होगी। बताइए, समझ गए बात? वैसे ही आप देख पाएंगे अंतरराष्ट्रीय कानून के आधार पर विदेशी अतिथियों को, राजदूतों को, उच्चायुक्तों आदि को विशेषाधिकार प्रदान किए जाते हैं। अमेरिका में बिल ऑफ राइट प्रथम 10 संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। विधि का शासन और प्रतिक्रियात्मक न्याय भी कहा जाता है इसको। इसके अलावा विधि का संरक्षण का उल्लेख आर्टिकल नंबर 14 में ही उल्लेखित है, मैंने जैसे आपको बताया है, और यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विधि के समान संरक्षण को वितरणात्मक न्याय के नाम से पुकारते हैं। एक संविधान के एवज में न्याय का एक क्वेश्चन है कि भैया न्याय किसे कहते हैं, न्याय किसे कहते हैं, न्याय किसे कहते हैं। ऑप्शन आपको हम दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है अल्पसंख्यक के आधार पर भेदभाव हो, ऑप्शन नंबर सी है तार्किक आधार पर भेदभाव हो, ऑप्शन नंबर डी है संपत्ति के आधार पर भेदभाव हो। बताओ क्या है? पहला है कि किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो। माने कोई चोर आया, तुमने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई कि भैया इनने हमारी चोरी कर ली है, और पुलिस वालों ने क्या किया, 4 तमाचा तुम्हें मारे और 4 ही मारे चोर के, यानी उसने कोई भेदभाव नहीं किया, तो क्या न्याय हो गया? न्याय में भेदभाव होता है लेकिन तार्किक आधार पर कि भैया जिसने चोरी करी है उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, और जिसने जो निरपराध है उसको कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, तो न्याय का मतलब ये होता है कि मुझे तार्किक रूप से भेदभाव करना है। अब किसी ने कोई मर्डर कर दिया है ना, उसके घर वाले आए कि भैया हमारे घर में इसने मार दिया है, तो तुम क्या करोगे? 2 गोली जाके मारो, 2 गोली जाके मारो। तो ये तो भेदभाव नहीं हुआ, भैया हम भेदभाव नहीं करते। यहाँ पर भेदभाव करना है क्योंकि न्याय करना है। समझ में आ रही बात? ये तो हमने आर्टिकल नंबर 14 बता दिया आपको कि भैया विधि के समझ क्या होती है, समता होती है, कानून की दृष्टि में सभी लोग समान होते हैं। इसके क्या क्या अपवाद है वो भी आपने जान लिए, और विधि का संरक्षण भी आपने जान लिया। बोलो सही है? हाँ या ना तो बता दिया करो। चलो आर्टिकल नंबर 15 की हम लोग बात करते हैं। अनुच्छेद नंबर 15। देखो भाई, हमारे देश में क्या है कि शुरुआत से ही कुछ चीजें चली आई जो गलत थी, जैसे जातिवाद, धर्मवाद, नस्लवाद, संप्रदायवाद, इन सारी चीजों का अंत करने के लिए अनुच्छेद नंबर 15 जोड़ा गया। आर्टिकल नंबर 15 जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया? 15 जोड़ा गया, अनुच्छेद नंबर 15। इसमें कहा गया कि भैया किसी भी नागरिक को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, राज्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। स्थान सही लिख रहे हैं, स्थान सही है। हाँ, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। कौन? राज्य। इस आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में राज्य विधि से
पोषित या राज्य की निधि से पोषित कोई संस्थान है और ऐसी जगह पर या फिर समर्पित कुओं यानी कि सरकार ने कोई कुआं खुदवाया है या कोई नल लगवाया है या कोई स्नान घाट है, सड़कों पर सार्वजनिक स्थानों पर कोई व्यक्ति अगर इन आधार पर जाति धर्म लिंग जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति को वंचित करता है या जाने से रोकता है, कोई व्यक्ति वैष्णो देवी जा रहा है या किसी पवित्र स्थल पर जाना चाहता है और तुम उससे कहो भाई तुम फलानी जाति के व्यक्ति हो तुम नहीं जाओगे या तुम फलाने धर्म के व्यक्ति हो नहीं जाओगे, यदि वो चीजें राज्य द्वारा पोषित है तो वहां पर आप किसी व्यक्ति को जाने से नहीं रोक सकते। तुम्हारे प्राइवेट घर में कोई मंदिर बना है तो वो तुम्हारी इच्छा है, भैया तुमने बनाया है, ठीक है, तुम्हारा मन होगा उसको तुम आने दोगे, लेकिन किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जाने से नहीं रोका जाएगा, समझ गए? या उसका तिरस्कार या बहिष्कार नहीं करोगे। पहले क्या होता था, बहुत सारे जो गांव होते थे, बहुत सारे का सभी में लगभग होता था कि भैया फलानी जाति का कुआं अलग और ढमाकी जाति का कुआं अलग, उनका नल अलग उनका नल अलग, उनका घाट अलग उनका घाट अलग। तो अगर मान लो किसी एक जात वाले का नल खराब हो गया, अब दूसरी जात वाले भरोसा तो नहीं बढ़ सकता, दूसरे गांव जाए, है कि नहीं? विद्यालयों में भी इसी प्रकार की व्यवस्था हुआ करती पढ़ने के समय। तो ये आर्टिकल नंबर जब 15 जोड़ा गया तो इन आधार पर अब किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। राज्य अपनी जनता के कल्याण हेतु धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के अतिरिक्त भेदभाव कर सकती है, इससे संविधान का उल्लंघन नहीं होगा। समझे? नहीं समझे? तुम्हें लगता होगा कि साहब जब भेदभाव खत्म हो गया, जातिवाद खत्म हो गया, लिंगवाद खत्म हो गया, नस्लवाद खत्म हो गया, फिर आरक्षण का है। समझ में आ रही बात? तुम्हें लगता होगा कि हम 90 नंबर ले आए और फलाने सिंह 80 ले आए। तो जो रिजर्वेशन किया गया है, संविधान निर्माताओं ने सोचा कि जो शोषित वर्ग है या जो पीड़ित वर्ग है या जो समाज में दबा कुचला है, उसके उत्थान के लिए उसको कुछ रियायत दी जाए। यही तो लिखा है। क्या लिखा है? कि राज्य अपनी जनता के कल्याण हेतु धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्मस्थान के अतिरिक्त अन्य आधारों पर भी भेदभाव कर सकती है, इससे संविधान का उल्लंघन नहीं होगा। भारत एक कल्याणकारी राज्य होने के कारण सबका कल्याण सुनिश्चित करता है, इसलिए आवश्यक हो जाता है कि अक्षम वर्ग को भी सक्षम बनाया जाए। अक्षम वर्ग को भी क्या बनाया जाए? सक्षम बनाया जाए। राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए, वर्गों की उन्नति के लिए, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध व आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। महिलाओं और बच्चों के लिए 15 का 3 महिला स्कूल, महिलाओं के लिए कम किराया या महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए मुफ्त किराया, निःशुल्क शिक्षा जैसी व्यवस्था भी कर सकता है। आर्टिकल नंबर 15 जो है पूरी तरीके से समझ में आ गया तुम्हारे? आगे बढ़ जाएं। आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16 कहता है लोक नियोजन के प्रति अवसर की समानता। लोक नियोजन के प्रति अवसर की समानता माने सरकारी संस्थानों में सभी लोगों को समान अधिकार दिया जाएगा। भारतीय संविधान में लोक नियोजन के प्रति समानता प्रदान की गई है, परंतु राज्य द्वारा पिछड़े नागरिकों के किन्हीं वर्गों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। वैसे तो सभी के लिए समान है, लोक नियोजन के प्रति अवसर की समानता है, लेकिन यदि राज्य को ऐसा लगे कि इस खास वर्ग का प्रतिनिधित्व कम है तो उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था भी कर सकती है। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? अगला है आर्टिकल नंबर कौन सा बताइए? 17 है। कौन सा है? 17 है। कौन सा है? 17 में बात को है अप्रत्याशितता का अंत।
अप्रत्यास्थता माने होता है छुआछूत का अंत कर दिया गया है। बताइए, किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छुआछूत के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है तो वो न्यायालय की शरण ले सकता है, या किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छुआछूत को मानना दंडनीय अपराध है। क्या है बताइए? दंडनीय अपराध है। इसके लिए या तो 6 महीने कारावास हो सकता है और या फिर 500 रुपए का जुर्माना हो सकता है, या हो सकता है कि दोनों हो जाए। आर्टिकल नंबर 17 के अनुसार अप्रत्यास्थता का पूरी तरीके से अंत कर दिया गया है। अप्रत्यास्थता से उपजी किसी भी प्रकार का भेदभाव लागू करना अपराध होगा। समझ में आ रही? किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल से रोकना, परंपरागत धार्मिक दार्शनिक स्थानों पर छुआछूत के आधार पर उसको रोकना, किसी दुकान पर, किसी होटल पर, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर प्रतिबंधित करना, छुआछूत के आधार पर अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को बेइज्जत करना, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, हॉस्टल, सार्वजनिक स्थानों के प्रवेश से रोकना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छुआछूत मानना, किसी व्यक्ति के द्वारा सामान बिक्री या ठेला लगाने को नकारना, ये सब दंडनीय अपराध होंगे आर्टिकल नंबर 17 के अनुसार, जहां पर सीधा लिखा है छुआछूत का अंत या अप्रत्यास्थता का अंत। बाल गंगाधर तिलक छुआछूत के बारे में क्या कहते हैं? देखो क्या लिखा है। लिखा है कि यदि ईश्वर अप्रत्यास्थता को सहन करता है तो मैं ईश्वर के रूप में उसे कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। महात्मा गांधी क्या कहते हैं? यदि मेरे समक्ष यह कोई प्रमाणित कर दे कि अप्रत्यास्थता हिंदू धर्म का भाग है तो मैं स्वयं को हिंदू धर्म के विरुद्ध विद्रोही घोषित कर दूंगा। महात्मा गांधी दूसरा कथन कहते हैं कि अप्रत्यास्थता हिंदू समाज का कोड है। ये दोनों कथन महात्मा गांधी के कई बार पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 18 उपाधियों का अंत। जैसे तुम जानते हो कि पहले बहुत सारी लोगों को उपाधियां दे दी जाती थी। जैसे तुमने सुना होगा कि भैया महात्मा गांधी को दे दी बापू की उपाधि दे दी, राष्ट्रपिता की दे दी, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की दे दी, राहुल गांधी को पप्पू की दे दी, नरेंद्र मोदी को झूठा की दे दी, है कि नहीं? तो माने ये जो उपाधियां हैं इनका अंत कर दिया गया है। हाँ, गांव की बात अलग है, गांव में तो उपाधि आज भी दे दी जाती है लेकिन कोई सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होती। तुम्हारा नाम अगर मान के चलो पवन है या पवनी से जो भी है और गांव में तुमसे कहा थे टिर्रा, तो अब तुम्हारा टिर्रा नाम तो चलेगा नहीं, नाम तो पवन ही चलेगा, या सरकारी रिकॉर्ड में तुम्हारा नाम पवन ही रहेगा। समझ गए? गांव वाले तुमसे खूब टिर्रा टिर्रा करना, बात कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? तो माने उपाधियों का पूरी तरीके से अंत कर दिया गया। आर्टिकल नंबर 18 यह है प्रतिबंध केवल राज्य के विरुद्ध है। अन्य सार्वजनिक संस्थाओं जैसे विश्वविद्यालय आदि अपने नेता या गुणीजनों को सम्मान करने के लिए उन्हें उपाधियां या सम्मान दे सकता है। राज्य को सेना या विद्या संबंधी सम्मान देने से नहीं रोका जाएगा यद्यपि उसका उपयोग उपाधि के रूप में न किया जाए तो। इसको और थोड़ा स्पष्ट करते हैं मामला, सुनो ध्यान से। ये उपाधि सरकार द्वारा नहीं दी जाएगी। कोई सार्वजनिक स्थान है, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है, तो मैं किसी को उपाधि अपने स्तर पर दे सकता हूं।
कोई शिक्षण संस्थान है, वो किसी का सम्मान कर सकता है कि भैया जे हमारे कोचिंग का हीरो है, जे हमारी कोचिंग का हीरोइन है, समझ गए? लेकिन जानते हो, एक बार हमारे देश के नेता थे मोरारजी देसाई, उन्हें गुस्सा आ गई। उन्होंने कहा ये सारे सम्मान बंद करो। काहे? ये आर्टिकल नंबर 18 का वायलेशन करते, माने प्रतिरोध करते हैं, उल्लंघन करते हैं। उन्होंने सारे पुरस्कार बंद करा दिए, चाहे भारत रत्न हो, पद्म विभूषण हो, पद्म भूषण हो, उन्होंने कहा कुछ नहीं, सारे बंद करो। ये सारे के सारे जो सम्मान है ये क्या है? उल्लंघन करते हैं। काहे? कि जब कह दिया गया है कि उपाधियों का अंत कर दिया जाएगा आर्टिकल नंबर 18 के द्वारा, तो फिर ये सब क्या? लेकिन जब दोबारा से इंदिरा गांधी की सरकार बनी 80, तो दोबारा से ये स्टार्ट कर दिए गए और सफाई में कहा गया कि देखो भाई ऐसा है कि ये सम्मान है, कोई उपाधि नहीं है, और सम्मान का प्रयोग हम नाम के आगे पीछे नहीं कर सकते। जैसे उपाधि है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो नाम के आगे सरदार लग गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो नाम के आगे नेताजी लग गया। लेकिन सम्मान जो होता है ना, उसका तो नाम के आगे पीछे कोई मतलब ही नहीं है। क्या हम कभी कहते हैं कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर? कहते हैं नहीं। सम्मान का जो प्रयोग हम कर सकते हैं, अपने विजिटिंग कार्ड में लिखा सकते हैं, भैया सचिन तेंदुलकर, नीचे लिखा देंगे भारत रत्न प्राप्त। समझ गए बात? भैया अपने घर के आगे नाम प्लेट लगाओ, वहां पर लगा दो, लेकिन नाम के आगे पीछे या सरकारी रिकॉर्ड में यह सम्मान दर्ज नहीं किया जाता है। समझ में आ गई बात? क्योंकि अगर उपाधि जो होगी, उपाधि सरकार को लेने देना नहीं है। मोरारजी देसाई ने किसी का हवाला देते हुए बंद कर दिए थे सारे पुरस्कार। समझ में आ गई बात? लेकिन बाद में दोबारा से स्टार्ट कर दिए गए। बोलो भाई, समझ में आ रहा है? आर्टिकल नंबर 14 क्या है? विधि के समझ सकता। आर्टिकल नंबर 15 क्या है? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर आज भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल नंबर 16 में क्या है? लोक भोजन के प्रति अवसर की समानता। आर्टिकल नंबर 17 क्या है? आर्टिकल नंबर 18 क्या है? बहुत सही। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 19 क्या है? देखो भाई, सुनो ध्यान से। आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के 22 तक देखो, सुनो भाई ध्यान से, थोड़ा शांत बैठ जाओ, अपने स्तर से शांत बैठ जाओ तो ज्यादा सही है। काहे कि हमने शांत बैठा ला तो तुम्हें दिक्कत हो सकती है। समझ गए? हाँ, इसलिए सभी लोग शांत बैठे। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 19 से 22 तक वर्णित है। अनुच्छेद नंबर 19 की हम लोग बात करने जा रहे हैं। समझ गए बात? तो अनुच्छेद नंबर 19 कहता है कि हमें वाक की स्वतंत्रता होगी। किसकी स्वतंत्रता होगी? वाक या अभिव्यक्ति की आजादी। आर्टिकल नंबर 19 का काम। वैसे अनुच्छेद नंबर 19 में सारी चीजें आती हैं। कौन कौन सी चीजें आती हैं? जैसे तुम्हारा हो गया प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार पत्र, प्रेस, विज्ञापन, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, नुक्कड़ नाटक, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन, फैशन करना, ध्वजा फहराना, सूचना का अधिकार 1905 से। मौन रहना भी हमारा अधिकार होगा अनुच्छेद नंबर 19 के का से। अनुच्छेद नंबर 19 के का में है वाक की स्वतंत्रता, माने बोलने की या अभिव्यक्ति की आजादी। और इसी अभिव्यक्ति की आजादी में आ जाता है हमारे लिए आजादी बोलने की है, प्रिंट मीडिया की आजादी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आजादी है, समाचार पत्र की आजादी है, विज्ञापन, रेडियो, दूरदर्शन चैनल, सिनेमा, नुक्कड़ नाटक, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन, फैशन करने का अधिकार, ध्वजा फहराने का अधिकार, मौन रहने का अधिकार। ये सारे अधिकार हमें अनुच्छेद नंबर 19 के का में दिए गए हैं, जिसमें सीधा लिखा है कि बोलने की आजादी या अभिव्यक्ति की आजादी 19 के का में है। ठीक है?
क्वेश्चन कई बार आ जाता है, भैया प्रेस की आजादी काहे में है, समझ गए ना बात? ठीक। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत संघ बनाम नवीन जिंदलवाद 2004 में सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया। नवीन जिंदलवाद में पहले हम लोगों को अपना झंडा तिरंगा है वो फहराने का अधिकार सभी लोगों को नहीं था। यहाँ पर यह अधिकार दे दिया गया कि अब भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार होगा कि भैया वो तिरंगा झंडा फहरा सकता है, लेकिन तिरंगे का अपमान नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुमने झंडा टेढ़ा लगा दिया, तिरछा लगा दिया, गंदा लगा दिया, डंडे से बिल्कुल ऊपर लगा दिया कि हवा में उड़ जाए, झंडा उल्टा लगा दिया, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। माने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं होना चाहिए, बाकी सभी लोगों को यह अधिकार होगा कि वो तिरंगा झंडा फहरा सके। यह भी आर्टिकल नंबर 19 से काम में जोड़ दिया गया। समझ गए बात? और अभिव्यक्ति की आजादी, बोलने की आजादी हमें है। अगर हम कहीं पर कुछ गलत होते हुए देखते हैं तो हम बोलेंगे, अगर सरकार भी कोई गलत काम करती है तो हम बोलेंगे। किसान बोल तो रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री भी कुछ गलत बोलेगा या कुछ गलत कहेगा या कुछ गलत करेगा तो हम उसके खिलाफ बोल सकते हैं, भारत के नागरिक, परंतु ऐसा नहीं बोलेंगे जिससे काऊ की बेइज्जती हो जाए। ठीक है, रात में चले आओ, लगाए क्वार्टर और पूरे मोहल्ला को तुम एकदम एक्सरो करते हो। ऐसी बोलने की आजादी नहीं है, समझ गए? तो बोलने की आजादी भी सीमित है। ऐसा नहीं है कि तुम मनियास में बोलते चले जाओ। तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अधिकार है, लेकिन इतना अधिकार है कि तुम समाज को दिखा सको। ऐसा नहीं है कि उसमें तुम अश्लीलता या निम्नता फैला दो। तो अभिव्यक्ति की आजादी भी सीमित है। जैसे देखो, मानहानि जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसमें आपको यहां से प्रतिबंधित किया जाता है। कहां से? मानहानि के आधार पर, शिष्टाचार के आधार पर, अपराध उद्दीपन के आधार पर। जैसे मैंने यहाँ पर खड़े होकर भाषण दे दिया कि जाओ मार दो जाके दूसरे धर्म वालों को, तुम इस धर्म के हो, दूसरे धर्म वालों को काट डालो, है कि नहीं? तो ये नहीं चलने वाला। अपराध उद्दीपन का जो भाषण है वो आप नहीं दे सकते, ऐसा कृत्य नहीं करोगे। शिष्टाचार रहना चाहिए, न्यायालय की अवमानना नहीं होनी चाहिए, लोक व्यवस्था, अलगाववाद का प्रचार आप नहीं करोगे, राष्ट्र की एकता और अखंडता का ध्यान रखोगे। लिखा है कि राज्य की सुरक्षा एवं भारत की संप्रभुता अखंडता का ध्यान रखोगे। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध खुद बनाओगे न, वो राज्य का मामला है। ऐसा नहीं है कि नहीं हमारा अमेरिका बड़ा अच्छा दोस्त है कि नहीं, ऐसा नहीं करोगे। वो मामला राज्य का है, राज्य जानेगा, देश जानेगा, सेंट्रल जानेगा। अनुच्छेद नंबर 19 का खा 19 का खा कहता है शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन। क्या कहता है? शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन। माने बिना हथियारों के आप बैठ सकते हो, सभा कर सकते हो, आंदोलन कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हें सरकार से कोई नाराजगी है और तुम आंदोलन बैठे और अपनी अपनी राइफल उठा लिया, लाठी डंडा उठा लिया। ऐसा नहीं करोगे तो मार मार के जो भूत बना दिए जाओगे। शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन माने युद्ध की कोई संभावना होनी नहीं चाहिए। काहे की जरा सी हिंसा हुई फिर तुम्हें दे लाठी ऊपर नीचे तक लाल कर दिया जाएगा। समझ गए? तो आर्टिकल नंबर 19 का क्या कहता है कि शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन, शांतिपूर्ण बिना हथियारों के एकत्र हो सकते हो आप। आर्टिकल नंबर 19 का क्या कहता है? संगम, संघ या सहकारी समितियां बनाने की आपको आजादी होगी। 19 का क्या कहता है? संगम, संघ बना सकते हो आप। बहुत सारे संघ चलते हैं ना, बहुत सारे भारत में संघ बने, बहुत सारे भारत में संगठन चलते हैं, जानते हो ना, फलानी आर्मी, फलाना ढकाना संगठन है ना। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से संगठन, लेकिन ध्यान रखना ये संगठन राष्ट्र विरोधी ना हो, देश की अखंडता और एकता को इनसे खतरा ना हो, देश के खिलाफ काम ना करते हो, या कोई असामाजिक तत्व संगठन या संघ नहीं बना सकता है।
जैसे मान लो आर्मी वाले कहने लगे भैया हम एक संगठन बनाएंगे, है ना, तो अगर आर्मी वाले संगठन बनाएंगे तो देश की रक्षा को खतरा हो जाएगा, या वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं कहें अब हम संगठन बनाएंगे और हड़ताल करेंगे, है ना, तो मामला खतरे में है। यानी कि अराजक तत्व जो है वो संगठन नहीं बना सकते, या कोई ऐसे कार्य के लिए कहते हम एक संगठन बनाना चाहते हैं कि भैया डकैती कैसे डाली है ना, तो सरकार मार मार के खुद बना देगी, समझ गए। सरकार कहती है या राज्य कहता है कि ऐसा संगठन या संघ बनाइए जिससे समाज का भला हो, समझ गए बात। अनुच्छेद नंबर आर्टिकल 19 का गा कहता है भारत में आवाज संचरण, भारत में आवाज संचरण यानी हम कहीं पर भी आ जा सकते हैं, घूमने की मुझे क्या होगी, पूरी तरीके से क्या होगी, आजादी होगी, कहीं पर भी जाओ कहीं पर आओ कोई भी दिक्कत नहीं है। हमारा मन होता है जम्मू कश्मीर घूमे आए, कुल्लू मनाली घूमे आए, शिमला घूमे आए, दार्जिलिंग घूमे आए, है कि नहीं, जहां मन, हम कहीं नहीं गए भैया, बता रहे हैं, जहां मन करे पूरे भारत में कहीं भी घूमो, ये तुम्हारा राइट है, अधिकार है। कहीं पर भी बसने का भी अधिकार अब हो गया है, पहले नहीं था जम्मू कश्मीर में, अब हो गया वो भी। अगला आर्टिकल कहता है भारत में कहीं भी निवास करने की आजादी, भारत में कहीं पर भी आप रह सकते हैं। कुछ नेताओं ने ये कह दिया कहीं की बिटियन से हम विवाह भी कर सकते हैं, समझ गए बात। तो मामला अनुच्छेद नंबर 19 का चा कहता है कि संपत्ति के अर्जन धारण व्ययन का अधिकार होगा। अनुच्छेद नंबर 19 का चा ये कहता है कि संपत्ति का अर्जन धारण और व्ययन करने का भी मुझे अधिकार होगा। अब मामला ये हुआ कि जब देश आजाद हुआ तो मामला ऐसा था कि भैया एक आदमी के पास कई हजार बीघा जमीन, 100 एकड़ जमीन, और बहुत सारे लोगों के पास जो है जमीन थी नहीं, वो मजदूरी कर रहे थे। तो तात्कालिक नेताओं ने सोचा कि मामला ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो उन समय के नेताओं ने उन लोगों से जमीन छीनकर अन्य तबकों में, गरीब तबकों में बांटी थी। तो अभी कोर्ट चले गए कि अच्छा संविधान में तुमने लिखा ये संपत्ति का अधिकार है, और इसीलिए इसको खत्म कर दिया गया। अगर ये बना रहता तो उनके पास वो जमीन बनी रहती। तो नेताओं ने कहा कि पहले जाए खत्म कर लो, यानी अनुच्छेद नंबर 19 का चा अब नहीं रहा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे निकाल दिया गया है पूरी तरीके से, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 19 का चा उपजीविका व्यापार कारोबार, इसमें फुटपाथ पर दुकान लगाना भी शामिल है। उपयुक्त सभी स्वतंत्रताओं को युक्ति निबंध द्वारा किया जा सकता है। ये आपका था अनुच्छेद नंबर कौन सा बताइए, 19 था। 19 का जो जी है, 19 का जो जी है या अच्छा है वो है कोई भी व्यापार हम कर सकते हैं आजीविका चलाने के लिए, समझ गए बात। चलिए अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 19 के बाद 20, 19 के बाद कौन सा आएगा, 20 आएगा। कोई बताएगा आर्टिकल नंबर 20 क्या है, बताइए। हाँ सही बात है, क्या बताया कि कोई भी व्यक्ति तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा, कोई भी व्यक्ति तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसने उस समय लागू किसी विधि का उल्लंघन न किया हो। जैसे मान लो उस समय लागू विधि का उल्लंघन न किया हो, माने उस समय, जैसे मान के चलो आज हमने एक नियम निकाला कि जो जिस लड़के के नंबर 10 आएंगे उसको एक मोटरसाइकिल दी जाएगी, सही है। और तुम 10 नंबर ले आए तो तुम्हें क्या मिलेगी,
कहे कि आज की विधि है जा, और कल हमने नियम बनाया कि भैया आज जो 10 नंबर ले आएगा उसे 100 डंडे मारे जाएंगे, और तुम कल 100 नंबर ले आए तो तुम क्या हो 100 डंडा मारे ना कि मोटरसाइकिल में। समझ गए? माने उस समय जो विधि होगी उस विधि के अनुसार यदि तुमने उस विधि का उल्लंघन किया है तो वो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। अगर उसकी उस प्रकार की कोई विधि नहीं है, जैसे अगर कोई लेडीज अपने आदमी को गिराए गिराए मारे और वो आदमी थाने में जाए, पुलिस वाले कहते भैया चूक कोई अपराध ही नहीं है। कि ये संविधान में कहीं लिखा नहीं है, आईपीसी इसका वर्णन नहीं है, सीआरपीसी में वर्णन नहीं है कि कोई लेडीज अपने आदमी को मारे तो ये अपराध होगा। समझ गए? तो बेचारा वो कहां जाएगा? यानी उस समय लागू विधि का उल्लंघन ही अपराध माना जाएगा, नंबर 1। दूसरी बात क्या लिखी है? किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जाएगा। माने किसी आदमी ने चोरी करी, भाई 2 महीना की सजा होगी, घरे आए। अब ऐसा नहीं है कि जब मरो तब चलो भैया तुमने एक दिन चोरी करी चलो है, 4 महीना बाद फिर आएंगे कि चलो तुमने एक दिन चोरी करी। यानी एक अपराध के लिए एक बार सजा हो जाएगी, उसके बाद व्यक्ति बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। कुछ मामलों में संदिग्ध अवस्था रहती है, जैसे मान लो कोई किडनैपर है तो उस पर संदेह बना रहता कि एक दिन सजा हो चुकी है, उसके दोबारा फिर कर रहे हो तो उससे पूछताछ की जा सकती है, ठीक है। लेकिन अपराध के लिए सजा एक ही बार मिलेगी। अगला लिखा है कि किसी अपराध के लिए व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। माने स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। मानो तुम्हारे गांव में पुलिस आई और तुमसे कहा कि भाई साहब जरा इधर आना, तो बोले बताइए क्या बात है। बोले भाई साहब गाड़ी में बैठो। आप गाड़ी में बैठे, तुरंत ही तुमने ऐसे अपनी हेयर स्टाइल संवारी, बैठे तो पुलिस वालों ने कहा सर आप क्या लेंगे? बोले कि ठंडा मंगवाया लो, एक पेप्सी बढ़िया। तो उन्होंने पेप्सी मंगवाई और फिर तुम्हें थाने में ले गए और उन्होंने तुम्हारे कपड़ा उतार के धै झंडा, धै जूता, धै चप्पल का मैंने चोरी करी, जबकि तुम्हारा उस चोरी को कोई लेने देना नहीं है, या हो भी तब भी पुलिस तुम्हें स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं करेगी। ये सीधा लिखा है आर्टिकल नंबर 20 के सी। लेकिन हाँ ये ध्यान रखना, अगर पुलिस को पक्का सबूत पता है कि तुम्ही ने अपराध किया है, ठीक है, तो फिर टिटुआ में हाथ डाल के तुमने पकड़ाई लिए, समझ गए बात? फिर तुम ये नहीं कह पाओगे कि भैया आर्टिकल नंबर 20 में मुझे ये राइट है, समझ गए बात? तो आर्टिकल नंबर 20 में 3 बातें कौन कौन सी पढ़ी? पहली बात पढ़ी कि उस समय जो विधि लागू है उसका उल्लंघन ही अपराध होगा। दूसरी बात तुमने क्या पढ़ी कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही दंडित किया जाएगा। अगली बात, किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये 3 बातें आपने पढ़ी। अगला आर्टिकल नंबर है आर्टिकल नंबर 21। अनुच्छेद नंबर 21 क्या कहता है? प्राण एवं दहेज सुनता। तो बालकों, प्राण एवं दहेज सुनता क्या होती है? प्राण एवं दहेज सुनता में पहले तो ये जान लो कि जीवन जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। अब तुम क्या कान लो कि नहीं आए हमारा जीवन, हम मर जाए तो नहीं मर सकते हो। तुम्हारा जीवन राष्ट्र की संपत्ति होता है, इसीलिए आपको जिंदा रहने का अधिकार है, लेकिन मरने का अधिकार नहीं। अब जीवन जीने के अधिकार में कौन कौन से चीजें आती हैं और हम इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं?
कोई पूछे कि बताओ आर्टिकल नंबर 21 का हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं? इस जीवन जीने के या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों में कौन कौन से अधिकार आते हैं? तो बालकों, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में बहुत सारे अधिकार आते हैं। बहुत पहले की बात है कि कांग्रेस की सरकार में बाबा रामदेव आंदोलन पर बैठे थे और कांग्रेस सरकार में इनको रात में पकड़ना का प्रयास किया तो ये सलवार कुर्ता पहन के भागे थे और इनने मुकदमा किया कि इन्होंने हमारे आर्टिकल नंबर 21 का जो है उल्लंघन किया है, आर्टिकल नंबर 21 का वायलेशन किया है, इन्होंने हमारी निद्रा भंग कर दी है, यानी इन्होंने मुझे सोने नहीं दिया। इस आधार पर आर्टिकल नंबर 21 का प्रयोग किया किसने? बाबा रामदेव ने। समझ पा रहे हैं? आर्टिकल नंबर 21 में वो सारे अधिकार आते हैं जो हमें जीवन जीने के लिए जरूरी होते हैं। जैसे स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, हम चाहते हैं भैया मिनरल वाटर पिए, बिसलेरी पिए तो पियो बढ़िया। आप कोई दुख जाता है गिरना तरैया को पानी पिए। स्वच्छ भोजन करने का अधिकार, स्वच्छ वायु वातावरण में रहने का अधिकार हमें होगा। अगर तुम्हारी कोई लज्जा भंग कर दे तो आर्टिकल नंबर 21 का आप हवाला देकर उसके खिलाफ जा सकते हैं। बहुत सारे लड़कों को छेड़ दिया जाता है कि नहीं? कई लड़के हमसे कहते हैं हाय हमें साथ दूजी छेड़ दो। अगर किसी की लज्जा भंग हो जाती है, आर्टिकल नंबर 21 लगाइए सीधा। विदेश जाने या विदेश भ्रमण करने का अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार, पुलिस के प्रति क्रूरता के विरुद्ध अधिकार, मानवीय गरिमा का अधिकार, यात्रा का अधिकार, एकांतता का अधिकार, निजता का अधिकार, फोन टेपिंग नहीं होगा तुम्हारा, इसका भी तुम्हारे पास अधिकार है। अपील करने का कानूनी अधिकार, लोक चिकित्सा बनाए रखने का अधिकार, चिकित्सा पाने का अधिकार, जीविकोपार्जन करने का अधिकार, आवास का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, प्रदूषण मुक्त जलवायु का उपयोग करने का अधिकार, महिलाओं का यौन उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान का निषेध। तुम बस में जा रहे तो उन्होंने जलाई सिगरेट ऐसी और तुम्हारे मुंह में 2 दिन छल्ला उड़ाए तो तुम्हारा ये अधिकार होगा कि तुम उसे रोक दो, भैया बस है, सार्वजनिक स्थान है, यहाँ पर आप सिगरेट नहीं पी सकते, बीड़ी नहीं पी सकते। समझ गए? गाय के बहुत सारे लोग को इससे एलर्जी होती है। अगला है आर्टिकल नंबर 21 का अनुच्छेद नंबर 21 का। अब 21 का है तो ये बाद में जोड़ा गया होगा। पहले राज्य के निविष्क तत्वों में आर्टिकल नंबर 45 था कि भैया निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया था बालकों को। इसको अब 21 का बना दिया गया है। लिखा है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए शिक्षा का अधिकार को 21 के ए में या 21 का में समाहित कर मूल अधिकार बना दिया गया है। कब? कौन से आर्टिकल में? कौन सा संविधान संशोधन है? 86। ठीक है। तो आपने जाना कि 21 के का में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, जीवन। अच्छा, 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और 21 के का में क्या है? शिक्षा का अधिकार 6 से 14 साल तक के बच्चों। बहुत बढ़िया। अब बताओ, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में जीवन जीने का अधिकार है लेकिन मरने का अधिकार नहीं है। समझ गए? अगला देखो आर्टिकल नंबर 22।
तुम अपराध करके आओ सफेद खाना खाए हो, अगर पुलिस से पकड़ा ना आए तो क्या नहीं तो उसे खाना खा लेने दिया जाएगा तब पकड़ लेना। अगर खाना खाता हुआ पकड़े को खाए तो उल्लंघन है। हाँ उसे पकड़ा जाएगा लेकिन फिर भी पुलिस थाने में ले जाएंगे। लेकिन अगर कोई अपराधी है तो रुकेगा थोड़ी, खाना थोड़ी खाता रहेगा, तो भाई बहन की प्लानिंग बनेगी। समझ गए कि नहीं? आगे बढ़िएगा। आर्टिकल नंबर 22 लिखा है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के निरोध से संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के निरोध से संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी